जो क्लास 10th का हम लोग एनसीईआरटी का मैथ शुरू किए हैं, उसी का आज अगला देखेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम लोगों ने देख लिया था। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 को और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और 5 में है 74 29 74 29। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ, 5 संख्याएं दिया हुआ है। इस संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहला है संख्या 140। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो वही भाग विधि से करते हैं। 140 का पहले 2 से देते हैं 70, फिर 2 से दे देते हैं 35, 5 से 5 से लगेगा 7। तो इसका क्या आ गया, 2 गुने में 2 गुने में 5 और गुने में 7, या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, उसको गुणनफल के रूप में मतलब गुना करके लिख देना। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। इसमें कितना है 156। इसका फिर वही अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। 7 9 14 1 8 9 16 हो रहा है। फिर 2 से लगेगा 3 9 1 9, 3 से लगेगा 13, तो नहीं लगेगा। तो इसका हो जाएगा फिर वही 2 गुने 2 गुना 3 गुना 13, या इसको 2 का स्क्वायर गुने 3 गुना 13। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में है 38 25 25। फिर इसी को वैसे ही 2 से तो लगेगा नहीं, 5 2 7 8 15 और 3 18, 3 से लग सकता है। 1 3 2 6 2 22 3 से 21 1 5 दिया 15, 5 2 7 1 5 2 7 2 9 1 10। 3 से नहीं लगेगा, 5 से दे देते हैं 10 2 27 5 25 2 5 फिर 5 से लगेगा 5 1, 3 से लग सकता है। अच्छा यहाँ भी 3 से लग जाता, ठीक है दे देते हैं। अब 17, अब तो नहीं लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 एक 3 है, दूसरा 5 है, फिर 5 है और लास्ट में 17 है। इतना आया, या इसको 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17, इतना लिख सकते हैं। इसका ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, 5005 5 5 10, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 1 0 0 1 लगेगा। अब 3 30 7 28 1 2 7 से लगेगा, 7 बचेगा 3 30 7 चौके 28 2 21 7 30 4 और 4, अब 11 से लग जाएगा। 11 का 11 1 3 33 11 या 33 हो गया। इसको अब कैसे लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13, इसका ये हो जाएगा। इसमें 2 बार तो है नहीं कोई संख्या, चलिए इसका यही हो जाएगा। उसके बाद 5वां लास्ट कितना है, 74 29 29। 2 से देखते हैं लास्ट वाला 5 नंबर का। इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लग रहा है, 9 2 11 4 15 और 7 22, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 17 से देते हैं 68 4 68 6 62 17 3 51। 17 से देख लेते हैं, भाग दे दीजिए, देख रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा है। 74 है 29 है, 17 का 17 चौके 68, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा और इधर कट जाएगा, उतरेगा तो 62 17 34 17 जगह 68, 3 मरतबे यहाँ से 17 या 51 1 1 11 बचेगा 7 मरतबे, यहाँ हो जाएगा 7। 17 से कट रहा, अब ये किससे कटेगा, 17 से कट रहा है 19 18 19 से कटेगा, 19 दूना 38 5 और 7 57 19 57 23। इसमें आया 17 19 और 19 23।
अब हो गया क्या कर रहा था, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो सब संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और उसका गुणनफल जो है उसके रूप में सबको लिख दिए। पहला क्वेश्चन में इतना ही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब संख्या कौन कौन सा सब है वो देख लेते हैं। पहला में है 26 और 91। पहला में है 26 और 91। दूसरा 510 और 92। 510 और 92। तीसरा 336 और 54। 336 और 54। तीन ही है। अब इस क्वेश्चन में करा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि वो दो संख्या मतलब दोनों संख्या जो दिया उसका गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हमको चेक करना है। तो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं 1 नंबर से। अब इसका और इसका एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाज्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं। 26 का निकालेंगे, 2 से देंगे तो 13 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा। 91 का निकालेंगे, 2 3 3 1 10, 3 से भी नहीं लगेगा। 7 4 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से 13 17, बस हो गया। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें दो कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर में सब जो कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी, तो इसमें हो जाएगा 13 7 और 2, 7 गुना 14 और 9 13। 13 182। अब इसका तो एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। अब कह रहा है कि अब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उतने बराबर में इसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके आना चाहिए। तो अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। 26 और 91 का, 91 और 26 को गुना कर दीजिए। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया, गुणनफल बराबर कितना आया, 2366। 2366। अब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये भी देख लेते हैं कितना है, कितना है 13 और 182, 182 और 13। छियासठ, ये भी कितना आया 2366। अब गुणनफल दोनों संख्याओं का निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, दोनों का संख्या को गुना कर रहे हैं तो ये इतना ही आ रहा है, और एचसीएफ एलसीएम जो आया उसको भी गुना कर रहे हैं तो दोनों सेम ही आ रहा है। वही कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, इसकी जांच करने के लिए। तो ये तो हो गया, जितना दोनों संख्या गुणनफल आया उतना ही इस दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल आया। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर में क्या है, 510 और 92 92। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का पहले निकाल लेते हैं, 2 से तो लगेगा इसमें, 2 दूना 4, 1 11, 5 दूना 10, 1 5 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 5 10 12, 3 से लग जाएगा, 8 24 1 15 5 5 5 13। अब तो नहीं लगेगा 3 से, तो 5 से दे देते हैं, ना हो जाएगा 17। और 92 का भी निकाल लेते हैं, पहले 2 से लगेगा, 4 दूना 8 1 12 6, फिर अभी 2 से लगेगा इसमें, 2 2 3। अब तो नहीं लगेगा, 23 आ गया, आवाज संख्या आ गया। तो एचसीएफ गुणनखंड निकाल लिया एचसीएफ। अब इसमें 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो 1 2, दूसरा कुछ कॉमन है इसमें, 2 5 17 कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ तो यही हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो जो कॉमन है वो भी लेना है, जो नहीं है कॉमन वो भी लेना है। तो एक बार 2 यहाँ भी है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, और उसके बाद 23 है। इस सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। 2 2 4 या 12 पंचे 60, 60 और इसको कितना लिख सकते हैं, 60 गुना 17 गुना 20 23, गुना कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 17 0 और 17 6 102। कितना गुना कितना हो जाएगा 23। इसको भी गुना कर लीजिए एक जगह, यहीं पे कर लेते हैं। 10 और 20 है और गुना में 2 3 क्या हो जाएगा, कितना आया 23 460, 23
460। एचसीएफ और एलसीएम मिल चुका है हमको। अब इसका जांच भी कर लेना है, तो 510 और 92 को गुना करेंगे, तो देख लेते हैं गुना करके क्या होता है। 510 और 92, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, कितना आया 46,920, 46,920, यानी कि इसका जो है गुणनफल संख्याओं का कितना आया, गुणनफल बराबर कितना है 46,920, 46,920। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ देख लेते हैं कितना है एलसीएम। 23, 460 को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 0 0, 2 6 के 12, 2 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 2 4, 46,920 इसका भी, यानी कि गुणनफल जितना है उतना ही क्या आ गया इसमें भी, एचसीएफ इंटू एलसीएम करके आ गया इसका भी, ये आंसर ये होगा। अब है तीसरा नंबर सॉल्यूशन, 3 नंबर कितना कितना है 336 और 54, तो पहले 336 का निकाल लेते हैं, 2 से लगेगा, 2 कम 2 13, 6 12 1 8 अभी भी 2 से लगेगा, 8 4 अभी भी 2 से लगेगा, 4 2 फिर 2 से लगेगा, 2 1 अब 3 से लगेगा, 3 7 हो गया। अब कितना 54, 54 का निकालेंगे, 2 से लगेगा इसमें 27, फिर 3 से लगेगा, 3 9 फिर 3 से लगेगा, यहाँ पे 3। आवाज गुणनखंड निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन है, दूसरा एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6, 3 एक बार यहाँ पे कॉमन है और एक बार यहाँ पे, उसके बाद तो कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी, और उसके बाद 1 2 3, 3 बार 2 और है 2 हो गया, उसके बाद 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद 2 बार 3 और है, उसके बाद एक 7 भी। अब इसको करेंगे सबको गुना, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 तिया 48, 48 गुना 48 गुना 963, 63। अब इसको गुना करेंगे कितना है 63 और 48, 63 और 48 को गुना कर लेते हैं, 8 30 24, 30 24। एचसीएफ निकल के आ गया 6 और एलसीएम निकल के आया 30 और 24। अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो संख्या को गुना करके देख लेते हैं कितना है, 336, 336 और उसमें गुना कर देंगे कितना से 54, 54 से। गुणनफल कितना आ गया इसमें, गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 18 144, 18 144। अब एलसीएम एचसीएफ देखना लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में क्या होता है, तो कितना है 30 24, 30 24 गुना में 6, या 18। तो इसमें संख्याओं का गुणनफल 18 से 18 144 आया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 18 144 आया, यानी कि ये भी सही है। इसी तरह से और कोई भी संख्या रहेगा तो उसको निकाल लेना है और चेक कर लेना गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आता है और उसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उसका गुणनफल क्या आता है, तो दोनों सेम ही आता है, यही चेक करने के लिए था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब पूर्णांक कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला में है 12 15 और 21, 12 15 और 21। दूसरा में है 17 23 और 29, 17 23 और 29। तीसरा 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। ये 3 1 2 और 3 करके अलग अलग करके दिया हुआ है, इसमें एक एक में 3 3 संख्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, सॉल्यूशन 1 नंबर से ही लिखते हैं। पहला 12, 12 का क्या करेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3 हो गया 15, 3 से 5 हो गया, आप तो नहीं लगे 21,
3 से 7 हो गया। अभाज्य संख्या आ गया समझ। अब कर रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब इसमें से अगर एचसीएफ निकाल लेंगे तो तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 तो इसमें है नहीं, एक यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ बराबर जो कॉमन सब में है तो 3, दूसरा तो कॉमन नहीं है। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर तो जो कॉमन है वो और जो नहीं है वो भी, तो 2 बार 2 है, 2 गुना 2, उसके बाद एक बार 3 कॉमन है सब में, उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। तो इसको गुना कर देंगे, 4 या 12 5 60 गुना 7 42 420। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन का, इसमें क्या है 17 23 और 29। इसमें 17 23 और 29 में क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ बराबर तीनों में ढूंढेंगे तो पहला एक ही ऐसा संख्या होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें न तो 2 3 से लगेगा, नहीं लगेगा तो सिर्फ 17 से लगेगा, उसका 1 आएगा। फिर इसमें 23 से ही लगेगा, 29 से ही लगेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो इस 17 गुना 23 और गुना में 29, तो गुना कर लीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51 5, 17 गुना 34 और 5 कितना गुना 29 हो जाएगा। इसको फिर 29 से गुना कर लीजिए, कितना है 391 में 29 से गुना। ग्यारह 339, 11 339, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। एचसीएफ तो इसका 1 है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे, सॉल्यूशन 3 नंबर का, 8 9 और 25 का करा है। तो 8 का निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 4 2 2, 9 का निकालेंगे 3 से 3, उसके बाद 25 का निकालेंगे 5 से 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर इसमें कॉमन 2, इसमें नहीं भी नहीं है कुछ ऐसा कॉमन, इसमें नहीं कॉमन किसी में नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कॉमन तो है नहीं, तो 3 बार 2 है तो 3 बार 2 को गुना करके, यानी 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 और 25, ये हो जाएगा 72 इंटू 25। इसको गुना कर लीजिए 72, 72 और 25 को गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1800। एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ 1। क्या हुआ, एलसीएम इसका आ गया 1800 और एचसीएफ 1। बस हो गया तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ 9 है दिया हुआ है, कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पहले पढ़े हैं, इसको देख लेते हैं क्या एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर संख्याओं का क्या होता है गुणनफल, यानी तो यहाँ पे लिख लीजिए पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या इसमें कर देंगे एचसीएफ। एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ भी है, अब इसी से निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, बटे में कितना है 9, तो 9 से भाग दे देते हैं या काट देते हैं इसको 9 से, 3 तिया 9, 3 से ये भी कटेगा 1 0 और 2 2 1 3, ये भी और कटेगा 3 तिया 9 1 3 चौके 12। अब ये कितना आ गया 34 और गुना में 657, इसको गुना कर देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा 657 गुना में कितना है 4। तेरह के 3 1, 12 के 2 1, यानी 22 338, ये कितना हो जाएगा 22 338, ये क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया 22 338, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
अब ऐसे इसमें है 6n के लिए, यहाँ पे n का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो रखने के बाद क्या होगा, वो संख्या जो होगा उसके लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे कौन कैसा हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, ऐसा ऐसा, यानी कि लास्ट में कह रहा है लास्ट अंक 0 पे जो भी संख्या आएगा उसका 0 पे अंत होना चाहिए, 0 पे समाप्त हो सकती है। ऐसा कोई मान है 6 में, और n को क्या लिखा है, प्राकृत संख्या लिखा है, लिखा गया प्राकृत संख्या n के लिए। तो इसका ये जांच करते हैं, इस तरह का सवाल पहले भी बनाए हुए हैं। इसमें होता क्या है, एक चीज हम लोग देखे थे, हम तो यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें जितना भी 0 वाला संख्या है हम लोग शुरू से पढ़ते क्या है, जो संख्या जिस 0 पे समाप्त हो रही है, जिस संख्या के लास्ट में 0 है, वो संख्या क्या होता है, 5 और 10 से विभाज्य होता है। तो ये तो जानते हैं हम लोग, जिस संख्या के अंत में 0 है वो संख्या या तो 5 से या 10 से विभाज्य होगा, ये तो पढ़ते हैं। चलिए अब इसी को यूज करते हैं। अब देखिए अगर ये संख्या जितना 0 वाला है सब 5 से विभाज्य होगा, तो 5 से विभाज्य होगा, तो अगर इस संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संख्या का गुणनखंड जो निकलेगा उसमें से एक गुणनखंड 5 भी होगा। ये देख लेते हैं ऐसे करके, जैसे 2 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो, सॉरी 2 का नहीं 10 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5, एक बार 5 आ गया। जैसे 20 का निकालेंगे 2 गुना 5, 2 दूना 4 5 20, एक बार 5 आया। ऐसे ही 30 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 नहीं होगा, 15 आ जाएगा, 3 गुना 5, 5 के 15 दूना 30, यानी कि एक गुणनखंड हमारा 5 आएगा ही आएगा। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसमें क्या होगा, एक गुणनखंड 5 आना ही आना है, 5 एक गुणनखंड उसका 5 आना है। तो अब हम ये कह सकते हैं अगर संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होता है हो सकती है तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि अगर 0 पे अंत होने वाला कोई भी संख्या है उसको हम 5 से विभाज्य कर रहे हैं तो लास्ट में एक गुणनखंड या सॉरी अगर कोई भी संख्या 6n संख्या होता है और 0 पे समाप्त होता है तो उसका अगर गुणनखंड निकाल लेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 अगर आ रहा है गुणनखंड तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड इसके यानी 6n के गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 भी आएगा, कह सकते हैं, क्योंकि 0 पे समाप्त हो रहा है। अगर ये 0 पे समाप्त होगा तो इसके गुणनखंड में 5 आना ही आना है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे, यदि n के आनी चाहिए, ये लिखे हैं अभी, यदि n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी तो वह क्या होगा, 5 से विभाज्य हो गई, 5 से विभाज्य होगी तो उसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो उसका एक गुणनखंड 5 आएगा। अब कह रहा है अगर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, संख्या 5 से विभाज्य हो रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। अगर 5 आ रहा है तो यानी 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें भी 5 आना चाहिए, तो इसमें तो 5 आ नहीं रहा 6 के अभाज्य गुणनखंड में, इसको लिखेंगे जो संभव नहीं है, क्योंकि संभव है क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं तो यह हो जाता है 1 गुना 6 2 गुना 3, बस इतना ही होगा, 1 2 3 और 6, ये हो गया 6 का गुणनखंड। इसमें 5 तो कहीं आया नहीं आया तो ये तो 0 पे समाप्त होने वाला ऐसा संख्या होगा नहीं, n का ऐसा कोई वैल्यू होगा नहीं जो 6n का अगर निकालेंगे तो वो जाएगा 0 पे समाप्त हो जाएगा। आइए और देख लेते हैं इसको और करके, जैसे हम मान लेते हैं 6 पे n का वैल्यू 1 ले लिए, जैसे n बराबर 1 के लिए 6 पे 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। n बराबर अगर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 का 2 6 गुना 6 36, n बराबर अगर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 पर 3 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36 36 3 36 18 3 21 216 हो जाएगा। n बराबर 4 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर 4 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये कितना हो जाएगा गुना करके 6 के 36 3 6 1 6 3 9 14 12 12 96, यानी कि ऐसा कोई संख्या नहीं, 4 को लेके देख लिए 5 भी लेंगे तो भी 5 बार 6 आएगा, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा किसी के लिए भी निकालेंगे तो इसमें एक बार 2 आएगा तो एक बार 3 आएगा, फिर अगला के लिए 2 बार 2 आएगा, सॉरी 2 बार 2 आएगा तो फिर 2 बार 3 आएगा। जैसे इसका निकालेंगे अभी 36 का तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 या 12 या 36 का हो गया। फिर इसका निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 216 का, ये तो हो गया 6 का, ये हो गया 36 का। अब 216 का निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 बार 3 तो 3 बार 3 आ जाएगा और 3 बार 2 आ जाएगा और 3 बार 3 आ जाएगा। ऐसे ही ये चलते रहेगा, जितना 2 उतना 3। ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो 4 बार आ जाएगा, 4 बार 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें कहीं भी 6 पे कोई भी n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे तो उसमें 5 आ ही नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा n का किसी की भी वैल्यू के लिए किसी भी मान के लिए अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसको आगे एक लाइन और लिख लीजिए नीचे में लिखेंगे, अतः 6n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 आता है।
6n के का अगर गुणनखंड निकाल रहे हैं तो इसमें क्या आता है, कौन कौन सा आता है, सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए क्या होगा, इसके लिए 6n शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त हो, समाप्त। बस हो गया, इसमें इतना ही करना है कि इसमें करना क्या, अगर 6n कोई भी 6n का संख्या n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पे समाप्त होता है, तो शून्य पे समाप्त होता है तो शून्य पे समाप्त होने वाला जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होने का मतलब हुआ कि उसके गुणनखंड अगर उस संख्या का हम निकालेंगे तो उसमें गुणनखंड के रूप में एक अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, 5 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब 5 जब गुणनखंड में आ रहा है तो अब 6 का गुणनखंड निकालते हैं तो 6 के गुणनखंड में तो 5 आ नहीं रहा है, तो इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए वो संख्या होगा 0 पे जाके समाप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में है कि व्याख्या कीजिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। अब ये एक भाज्य संख्या है, दिया हुआ है, यही लिखा है कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये तो भाज्य संख्या है, इसीलिए ना पूछा गया है कि क्यों है, इसी की व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या ये क्यों है। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं क्या होता है, जिसमें हम भाग दे सकते हैं, मतलब जिसका गुणनखंड 3 से अधिक है। 2 गुणनखंड तो अभाज्य संख्या का भी होता है, एक उसमें वो संख्या और दूसरा एक, मतलब अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है, एक होता है 1 और दूसरा जो संख्या है स्वयं वो होता है। और जिसका 2 से मतलब 2 हो गया, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएगा, भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या। तो अब यही हम लोगों को इसमें चेक करना है, क्या इस संख्या में 3 से अधिक गुणनखंड या कम से कम 3, 2 गुणनखंड तो अभाज्य संख्या में होता है, तो कम से कम 3 गुणनखंड इसका है और इसका भी चेक करना है कि इसका भी कम से कम 3 गुणनखंड है, अगर है तो ये भाज्य संख्या होगा। वही इसको चेक करना है, इसमें गुणनखंड कितना है, यानी संख्या होने के लिए अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुणनखंड होना चाहिए, तब जाके ही वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ये दोनों को निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला है, इधर सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्या है 7 11 और 13 प्लस 13, इसमें लास्ट में प्लस देके 13 दिया हुआ था, इसमें से क्या करना है, पूरे में से 13 कॉमन ले लीजिए। तो अब इसमें क्या बच जाएगा, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस ये 13 में से एक कॉमन ले लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 की जगह पे 1 बच जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं, या ये क्या हो जाएगा 13 और 11 77 ये क्या हो जाएगा 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। या ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो 13 गुना 77 78, ये कितना हो जाएगा, 13 गुना 78 हो जाएगा। अब देखिए क्या, ये 2 को गुणनखंड तो हुआ, यानी इसको गुना करेंगे तो एक कोई संख्या आएगा, मतलब 13 को 78 को गुना करेंगे तो एक कोई हमको संख्या मिलेगा। अब उस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोनों तो गुणनखंड उसका है ही, क्या इसको और गुणनखंड इसका और निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। जैसे इसमें हम 1 से गुना कर दिए तो इस संख्या गुणनखंड मतलब मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गुणनखंड तो आ गया। और एक क्या है, एक भी किसी भी संख्या का एक गुणनखंड है, क्योंकि पहला गुणनखंड एक, जैसे किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या का ले लेते हैं 19 है, तो इसका भी अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुना 19, 1 और गुना में 19 होबे करेगा। तो एक क्या हो गया, इस 19 का एक गुणनखंड तो 1 हुआ ना, 1 तो हो गया। उसी तरह से 1 तो इसका गुणनखंड हो सकता है, तो तब क्या देखते हैं इसमें 1 2 और 3 गुणनखंड हो गया। 3 गुणनखंड हो गया तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिसका मतलब 3 कम से कम 3 गुणनखंड हो तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो इसको आप लिखेंगे, अतः संख्या जो लिखा हुआ क्या है, 7 11 13 प्लस में 13 का कम से कम 3 गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। इसमें 3 गुणनखंड हो गया, अगर गुणनखंड निकालेंगे अभी तो इसका और भी कम से कम 3 होना चाहिए, 4 हो गया 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ 78 देख रहे हैं, इसको अभी और करेंगे तो और गुणनखंड निकलते जाएगा। इसी तरह से अब इसमें दूसरे साइड वाला का देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, अब 5 है, इसमें प्लस में 5 कॉमन ले लीजिए, पूरे में से 5 ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 1, 5 की जगह पे 1 4 3 2 और ये 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर इसको गुना करते हैं तो क्या आता है, 7 6 के 42, 1 आ गया इसमें गुना में तो कुछ नहीं, 42 4 या 12 गुना 24 और प्लस में है 1, इसको गुना कर लीजिए, क्या होगा 24 और 42 गुना 24 करेंगे, हो गया 1008 हो गया।
1008 प्लस में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1009, 1009 आ गया, या इसको 5 गुना 1009 करेंगे, तो ये दो तो कुछ ना कुछ तो आएगा गुना करके आएगा। जो आएगा उस संख्या का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो उसका दो गुणनखंड तो कम से कम, अगर कुछ नहीं आया तो इतना तो आएगा। अगर इतना आ गया तो इसमें हम एक से और गुना कर सकते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो जाएगा। 3 गुणनखंड जैसे होगा तो वो उसको हम फिर क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे इसमें भी यही चीज, चूंकि संख्या कितना है 7 6 5 4 3 2 1 और +1 का कम से कम 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, अतः ये संख्या भी भाज्य संख्या है। इसमें संख्या जो इतना दिया हुआ है का कम से कम इसमें भी एक गुणनखंड 5 हो गया, एक 1009 और एक हो गया, तो इसका भी कम से कम 3 गुणनखंड मिल चुका है हमको, अतः ये संख्या में भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7वां और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या कह रहा है, एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता एक। कह रहा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब कोई एक आदमी है, मान लेते हैं एक सोनिया है, लिखा हुआ है सोनिया, तो सोनिया ही ले लीजिए, नहीं तो ए भी ले सकते हैं, सोनिया ये हो गया, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा इसको सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जब सोनिया जब एक बार यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमती है तो इसको कितना लगता है 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अब दूसरा आदमी रवि है, ये भी अगर यहाँ से चलता है, यहाँ से मतलब एक ही स्थान से चलना है दोनों को, कौन है रवि, ये जब चलता है, ये जब पूरा चक्कर लगाता है, जैसे रवि पूरा चक्कर लगाता है इसका, तो इसको कितना लगता है 12 मिनट, रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये दोनों यहाँ से एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, करके एक ही दिशा में, मतलब जिधर ये जा रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से दोनों चला, एक को 18 मिनट लग रहा है, दूसरे को 12 मिनट लग रहा है। कह रहा कितने समय में वो दोनों फिर एक साथ प्रारंभिक स्थान, यानी कि जहाँ से चला है तहाँ पे उसी स्थान पे आके फिर से एक साथ मिलेगा। तो 12 मिनट, एक को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा, यानी कौन रवि को 12 मिनट लग रहा है तो ये तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा दूसरे बार, इसको 18 मिनट लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अगला फिर जब रवि फिर से दोबारा जब आएगा तो जब यहाँ पे तो फिर से 12 मिनट और हुआ तो 24 मिनट हो जाएगा, तब तक में क्या हो जाएगा 18 मिनट, मतलब इसका 6 मिनट बढ़ के फिर इधर आ जाएगा, मतलब फिर नहीं एक साथ मिला। फिर से जब तीसरा बार आएगा तो तीसरा बार में मतलब सोनिया का 2 चक्कर हो जाएगा, तीसरा बार जब लगाएगा तो सोनिया का 2 चक्कर हो जाएगा, ये इसका 3 चक्कर हो जाएगा। यानी कि ये जब रवि 3 चक्कर लगा देगा और सोनिया 2 चक्कर लगा देगी, तब जाके क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों एक साथ आके मिल जाएगा। इसका आंसर निकालना कैसे है, इसको सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन 5th क्लास में भी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। जैसे कितना है 12 और 18, निकाल दीजिए गुणनखंड 2 से 6, 2 से 3, इसका भी निकालेंगे 2 से 9, 3 से 3, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 12 का हो गया 2, 2 और 3, 18 का क्या होगा 2, 3 और 3। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम वाला में क्या लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेना है, जो नहीं है कॉमन वो भी लेना है। जैसे अभी 3 कॉमन हो गया तो इन्हें है कॉमन 2 और 3 कॉमन है तो 2 भी लेंगे, ये 3 भी लेंगे, और फिर 3 2 को कॉमन है तो एगो इसमें से भी ले लेंगे, तो यानी 2 बार 2 या 2 बार 3 हो जाएगा। एक है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 9 बराबर 36, 36 क्या है मिनट, इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट में क्या हो जाएगा, सोनिया का 2 चक्कर हो जाएगा, 18 गुना 36, 36 मिनट में इसका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा, और रवि का क्या हो जाएगा तीसरा चक्कर, 12 गुना 24 12 या 36, 36 मिनट में इसका तीसरा, यानी कि सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और तब तक में ये 3 चक्कर लगा लेगा, और 36 मिनट के बाद फिर क्या हो जाएगा, दोनों इसी पॉइंट पे जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला।